को गुड इवनिंग। चलो शुरू करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं? मोस्टली स्टेटमेंट वाला या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। बात करते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन की। तो ट्रांसक्रिप्शन से पहले एक स्टेप मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज द सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा में हम लोग अभी तक रेप्लिकेशन पढ़ चुके थे। सेंट्रल डोग्मा में क्या हो रहा था हमारे पास, अगर डीएनए से डीएनए बनता था तो हम लोग इसको क्या बोलते थे? रेप्लिकेशन। ये बात क्लियर। नाउ अब डीएनए से हमें क्या बनाना है? एमआरएनए बनाना है। क्या बनाना है? एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और इसी ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग डिटेल में आज करने वाले हैं। नाउ एमआरएनए से हम लोग क्या बना देंगे? प्रोटीन। तो जब हम लोग प्रोटीन बना देंगे, नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन, जो कि कल करेंगे हम लोग। ये बात क्लियर? दैट इज द ट्रांसलेशन। आज हमें इस ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। किसके बारे में? इस ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। चलो अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। सेंट्रल डोग्मा की चीजें समझ गए आप लोग। अब बात करते हैं सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन को समझने के लिए। तो हमारे पास ये ट्रांसक्रिप्शन पहली बात तो प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है। और यानी कि प्रोकैरियोटिक में भी होगा और यूकैरियोटिक में। नो डाउट इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में हमारे पास बहुत ही सिंपल है। कैसा हमारे पास? सिंपल है। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर यानी कॉम्प्लेक्स है। अब कैसे हैं हम लोग देखेंगे। प्राइमरली अगर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर की बात करूं तो हमारे पास रेप्लिकेशन को करने के लिए मैंने बताया था डीएनए पॉलीमरेज। तो इस ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए यानी इस ट्रांसक्रिप्शन का क्वीन या किंग कौन है? तो आपको याद रखना है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। वहां पे मेन काम कौन कर रहा था? रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे मेन काम कौन कर रहा है? आरएनए पॉलीमरेज। समझ लो ट्रांसक्रिप्शन का किंग है, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। और ये इकलौता आरएनए पॉलीमरेज सारा का सारा फंक्शन कर लेता है। जबकि रेप्लिकेशन में ढेर सारे हमारे पास हेलिकेज था, एसएसबी प्रोटीन था, जबकि हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन में सभी काम कौन कर लेता है? इकलौता आरएनए पॉलीमरेज। तो प्रोकैरियोटिक में हमारे पास बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज एक टाइप का होता है, यानी सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे? आरएनए पॉल यानी आरएनए पॉलीमरेज। जबकि यूकैरियोटिक में ध्यान से समझना, इसमें 3 डिफरेंट टाइप का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। सभी को अभी डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर ये जस्ट मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, कई डिफरेंस वाले क्वेश्चन आ गया, स्टेटमेंट आ गया, तो उस केस में आराम से कर पाऊँ। ये कैसा? सिंपल कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है? सिर्फ एक टाइप का आरएनए पॉलीमरेज ये सारा काम कर लेता है प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, यानी 3 डिफरेंट थिंग। जैसे कि डीएनए का मैंने बताया था वहां पे। यहाँ पे क्या है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास प्रोकैरियोटिक में हम सभी को पता है कि मान लो ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये डीएनए इसके डायरेक्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपसे कोई इसका पोजीशन पूछेगा कि ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक के केस में कहाँ पे होता है, तो आपको बताना है साइटोप्लाज्म। कहाँ पे होता है? तो साइटोप्लाज्म में होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक केस है, प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, तो डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म। अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो ये हो गया हमारे पास सेल, और ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियस, और ये हो गया डीएनए। तो यहाँ पे कहाँ पे होता है? नॉट साइटोप्लाज्म। यहाँ पे आपको क्या बताएं? न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर, या न्यूक्लियोप्लाज्म में हम बोल सकते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोल सकते हैं या न्यूक्लियस के अंदर भी बोल सकते हैं। तो ये डिफरेंस हो गए, यानी कि प्रोकैरियोटिक में हमारे पास कहाँ पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म, और ये कहाँ पे हो रहा है हमारे पास? न्यूक्लियोप्लाज्म, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? विद इन द न्यूक्लियस। कहाँ पे बोल सकते हैं? न्यूक्लियस। ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। ये बात समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, इसमें क्या है? तीनों टाइप के साइटोप्लाज्म होता है। ये कहाँ पे होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियस के अंदर। और भी डिफरेंस है, जैसे कि देखा जाए प्रोकैरियोटिक में हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती, अभी जस्ट समझ लो, मतलब ये वर्ड लर्न कर लो, आगे ही समझ में आ जाएगा कि वो जो वर्ड लिख रहा हूँ क्या अंतर है। प्रोकैरियोटिक में मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ कि इसके अंदर हमारे पास पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज, ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन या चेंज, बात एक ही है, मॉडिफिकेशन हमारे पास नहीं होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक में हमारे पास पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन या चेंज कुछ भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मॉडिफिकेशन क्या होता है हमारे पास? यहाँ पे होता है। दीज आर द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, लाइन में लिख के आ सकता है, तो वहां से आप आराम से कर पाओगे। और जब मैं ये बताऊंगा ना, तो बिल्कुल किसी को कुछ लिखना भी नहीं है, ये आप लिख सकते हो, बट जब मैं ये बताऊंगा कि एक वर्ड कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ ध्यान से सुनना है और समझना है, उसके बाद मैं लिखने के लिए बोलूंगा तब लिखना है।
ये बात क्लियर? यहाँ तक किसी को डिफरेंस में कोई दिक्कत? ये सब कुछ हम लोग अभी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट आप एक जगह मैंने समराइज कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो लाइन में क्वेश्चन करने में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसको बना लो, फटाक से सभी लोग लिख लो क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में। और ये दोबारा अभी आएगा, एक एक स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, जो कुछ भी इसके अंदर लिखे है ना सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा आपको। चलो ये उतार लिया आप लोग, इसको लिख लो, लिख लिए सभी लोग? ठीक है, हो गया? चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, कोई बात नहीं, आप आराम से लिख लेना। चलो ये हमारे काम का नहीं है, जस्ट समझाने के लिए था। चलो नेक्स्ट, अब हमें देखना है इस ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली में कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। मान लो ये क्या है, डीएनए, ये क्या हमारे पास, ये क्या हमारे पास डीएनए, ठीक है, दिस इज द डीएनए, ठीक है। मान लो ह्यूमन का डीएनए जो कि 2 मीटर का होता है, मान लो 2 मीटर। अब यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली में ट्रांसक्रिप्शन हो कहाँ पे रहा है, तो डीएनए के अंदर, डीएनए से ही होगा ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए में सभी जगहों पे नहीं हो सकता है, जिस पार्ट से होगा उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। नाउ ये जो डायग्राम दिख रहा है ये किसका है? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का डायग्राम है। किसका हमारे पास? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का हमारे पास ये डायग्राम है या स्ट्रक्चर है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ये बात क्लियर? यानी कि डीएनए के वो पार्ट जहां से ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिस पार्ट से ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आगे चलें। चलो अब ये जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है इसके 3 पार्ट है। इसके हमारे पास क्या है? 3 पार्ट। क्या क्या है? तो पहला पार्ट हो गया हमारे पास, दैट इज अ प्रोमोटर। पहला क्या हमारे पास? प्रोमोटर। दूसरा क्या हमारे पास? दैट इज अ स्ट्रक्चरल जीन। दूसरा क्या हमारे पास? स्ट्रक्चरल जीन। और तीसरा क्या होता है हमारे पास? टर्मिनेटर। तीसरा क्या होता है हमारे पास? टर्मिनेटर। ये बात क्लियर? प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। अब यहां पे भी देखा जाए, जो मैं पी रिप्रेजेंट किया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोमोटर को। अब मैं जहां भी पी लिखूंगा वो क्या कहलाएगा? प्रोमोटर। और जो टी लिखूंगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनेटर। तो यहाँ पे पी फॉर प्रोमोटर, टी फॉर टर्मिनेटर। वैसे भी ये रेड से बना, ये ब्लू से बना। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ये वाला पार्ट अगर इस डायग्राम में बात करूं तो दिस पार्ट इज नोन एज स्ट्रक्चरल जीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन। ये क्या बोल देंगे हम लोग इसको? स्ट्रक्चरल जीन, या समटाइम इसको स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोल सकते हैं, बट कोई बात नहीं। दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन। और ये क्या था? प्रोमोटर। ये क्या था? टर्मिनेटर। अब यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। अब कई बार लाइन लिख के एनसीईआरटी में भी कहीं कहीं लिखा है, इन द सेंस कहीं कहीं का मतलब इस पूरे टॉपिक में लिखा है, आपको 2 वर्ड आपको देखने को मिलेगा। एक होता है अप स्ट्रीम, इससे क्वेश्चन भी आता है, ध्यान रखना। अब ये यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझना, एक होता है हमारे पास अप स्ट्रीम और दूसरा होता है हमारे पास डाउन स्ट्रीम। दूसरा क्या होता है हमारे पास? डाउन स्ट्रीम। ये बात क्लियर? अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। पहली बात आता है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम किसके रेफरेंस में हम लोग बोलते हैं। अगर हमें यही नहीं पता है, अगर मैं यहां से बोलूंगा तो नहीं, आप डिसाइड कर सकते हो। देयर इज वन कॉमन रेफरेंस पॉइंट, जैसे मैंने रेप्लिकेशन में बताया था। यहाँ पे हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट होता है दैट इज द स्ट्रक्चरल जीन। यानी रेफरेंस पॉइंट क्या हमारे पास? यही स्ट्रक्चरल जीन है जो रेफरेंस पॉइंट है किसके लिए? तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के लिए। यानी स्ट्रक्चरल जीन से इधर की तरफ जा रहा हूं, ये डायग्राम देखो, मान लो दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन। ये क्या हमारे पास? स्ट्रक्चरल जीन। एसजी का मतलब स्ट्रक्चरल जीन। अगर स्ट्रक्चरल जीन से इधर क्या है, कौन बताएगा? ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? एनीवन? क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम। वेरी गुड। क्या बोलेंगे हम लोग? अप स्ट्रीम। ये बात समझ में आ गया? ये क्या कहलाता है हमारे पास? अप स्ट्रीम। तो ऑब्वियस ही बात है, आप बताओ कि स्ट्रक्चरल जीन से इधर जाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? डाउन स्ट्रीम। तो लाइन को समझना है जो एनसीईआरटी में लिखा है हमारे पास, इस स्ट्रक्चरल जीन से अगर मैं इसका पोजीशन पूछूं, मैं बोल रहा हूं कि प्रोमोटर का पोजीशन क्या है, तो आप क्या बताओगे? प्रोमोटर स्ट्रक्चरल जीन से अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम है? यानी कि प्रोमोटर किसका हुआ? प्रोमोटर स्ट्रक्चरल जीन से अप स्ट्रीम है।
या दूसरा शब्द में क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल जीन के डाउन स्ट्रीम में क्या पाया जा रहा है, टर्मिनेटर। डाउन स्ट्रीम में क्या पाया जा रहा है, टर्मिनेटर। ये लाइन क्लियर हुआ सभी को, यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है, बताओ। अप स्ट्रीम समझ गए, और ये डाउन स्ट्रीम, यानी कि स्ट्रक्चरल जीन से अप स्ट्रीम में क्या है, प्रमोटर, और स्ट्रक्चरल जीन से डाउन स्ट्रीम में क्या हमारे पास, टर्मिनेटर। ये जस्ट एक डायग्राम है, ध्यान रखना। इस डायग्राम को किसी भी ओरिएंटेशन में बना सकते हैं, अभी मैं अलग अलग चेंज करके दिखाऊंगा, बट फॉर नाउ अगर मैं इस डायग्राम में चाहे इसको मैं किसी भी तरीके से बनाऊं, तो आपको यही लाइन याद रखना है कि मान लेना है कि इसका पोजीशन कैसा है, इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन पे है, और चाहे आप ये डायग्राम कैसे भी बनाओ, बट इसका पोजीशन यही याद है कि स्ट्रक्चरल जीन से इधर के साइड क्या हमारे पास अप स्ट्रीम, और इधर के साथ क्या हमारे पास डाउन स्ट्रीम। ये लाइन तो कांस्टेंट रहेगा। हाँ, इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं, अभी हम लोग करके देखेंगे। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का। किसका स्ट्रक्चर हो गया, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का। ये बात समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे एक और चीज अगर आपको बोला जाए, तो मान लो कि अब ये ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज। तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक के अंदर हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, किसका डिफरेंस है, पोस्ट मॉडिफिकेशनल चेंज का डिफरेंस है, यानी कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है ना, इसका डिफरेंस है, बाकी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक के अंदर हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से हो रहा है, उन सभी चीजों को हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर। ये बात क्लियर, यानी कि प्रोकैरियोटिक के अंदर सबसे पहले आया कि कहाँ पे होता है, तो साइटोप्लाज्म में होगा। कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में। और यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए हमें, आरएनए पॉलीमरेज ही चाहिए, और कुछ चाहिए नहीं हमारे पास, आरएनए पॉलीमरेज। अब ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है किसके साथ, प्रमोटर के साथ। किसके साथ बाइंड होता है हमारे पास, प्रमोटर के साथ। किसके साथ बाइंड होगा, प्रमोटर के साथ ये बाइंड हो जाता है। अब ये प्रमोटर अब डिसाइड कैसे होता है कि इस पूरे डीएनए सीक्वेंस में प्रमोटर कौन सा है, इस पूरे डीएनए सीक्वेंस में प्रमोटर कौन सा होता है। यहाँ पे डिफरेंस जो आपको रिकॉग्निशन साइट पाया जाता है, पहले के टाइम में पढ़ाया जाता था, अब जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास रिकॉग्निशन साइट प्रोकैरियोटिक में अलग होता है, यूकैरियोटिक में अलग होता है। जैसे यूकैरियोटिक की हम लोग बात करें तो इसको बस एक बार सुन लेना आपको। अगर यूकैरियोटिक में हमारे पास देखोगे तो कौन सा होता है, दैट इज अ टाटा बॉक्स। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है हमारे पास, टाटार्ट। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है हमारे पास, टाटार्ट किसमें हो जाता है, प्रोकैरियोटिक में। और हमारे पास यूकैरियोटिक में किसमें होता है, तो टाटा। यूकैरियोटिक में क्या होता है, टाटा। अगर ये चाहो तो याद रखो, और नहीं तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पहले हमें डिटेल में पढ़ना था, अब ये है नहीं, बट कोई नहीं, इसको हटा देते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास समझो कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ जुड़ेगा। अब बारी आती है कि प्रमोटर और टर्मिनेटर को कैसे समझे, कहाँ पे पाया जा रहा है, कैसे डिसाइड करेंगे कि किसके रेफरेंस में देखेंगे, उन सारी चीजों को देखते हैं। तो चलो अब यहाँ पे ध्यान से समझो कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको देख के पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो जिस चीज को देख के ट्रांसक्रिप्शन होगा, जैसे हम लोग रेप्लिकेशन में देखे थे, तो उसको हम लोग क्या बोले थे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। यहाँ पे भी ये जो ब्लैक से बनाया ये क्या हमारे पास, डीएनए। ये क्या हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर क्या था, डीएनए। डीएनए का हमारे पास 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है। अब ये वाला जिसको देख के, ध्यान से समझना, जिसको देख के हम लोग ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज द, जिसको देख के हमारे पास, उसको क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब बारी आती है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड कैसे डिसाइड करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड को डिसाइड कैसे करें। तो डिसाइड करने का तरीका बहुत इजी है। आरएनए पॉलीमरेज का कंडीशन है, आरएनए पॉलीमरेज का कंडीशन है कि जब भी अगर मैं नया टेम्पलेट बनाऊंगा, मेरा टेम्पलेट बनाने का डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा, जस्ट लाइक आगे की तरफ, जैसे हम लोग रेप्लिकेशन में फिक्स किया था आरएनए डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज भी बोलता है कि मैं जो नया जो लेंथ बनाऊंगा, यानी कि एमआरएनए बनाऊंगा, उसका पोजीशन फिक्स है, उसका ओरिएंटेशन फिक्स है, क्या, 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब इसके वजह से ध्यान समझना, ये पोजीशन पहला पॉइंट हुआ कि आरएनए का पॉलीमरेज का कंडीशन क्या था, 5 प्राइम से 3 प्राइम। दूसरा कंडीशन ये है कि जब भी हमारे पास ये स्टार्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन, तो याद रखना प्रमोटर से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा, प्रमोटर से स्टार्ट होगा। देखो इस पॉइंट से, यानी प्रमोटर से, रेड वाले से स्टार्ट होगा। चलो अब मान लो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, मान लो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिस पॉइंट से,
इसको स्टार्ट करेंगे तो मान लो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, जीरो। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीरो। इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, अगर इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव, और इधर जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। जस्ट लिखिए यहाँ पे देखो, ये नंबर लाइन आप 10th में भी पढ़ते हो, 9th में भी, आई डोंट नो 9th में पढ़ते थे, लेकिन 10th 11th में तो है। इधर क्या हो गया माइनस, और इधर क्या हो गया पॉजिटिव, अगर ऐसे क्वेश्चन करके आएगा तो, बट जनरली अगर आ गया तो, यानी कि यहाँ पे अगर ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इधर क्या माइनस और इधर क्या पॉजिटिव, इधर क्या हमारे पास माइनस और इधर क्या हमारे पास पॉजिटिव। अब चलो बस इतनी बातें यहाँ पे ध्यान से समझना था। अब यहाँ से मान लो ये स्टार्ट हो गया हमारे पास, तो अब एक मैंने स्ट्रैंड बनाया, अभी तक मैं इसका कोई डायरेक्शन नहीं दिखाया हूँ, बट अब हम लोग डायरेक्शन समझते हैं। मैंने बोला कि कैसा होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, अब डिसाइड करना है कि ये टेम्पलेट है या टेम्पलेट, ये भी हो सकता है और मान लो ये भी हो सकता है। बट मैंने क्या बोला कि आरएनए पॉलीमरेज काम किसका करेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला कंडीशन। तो इस केस में अगर ये 3 प्राइम से 5 प्राइम है तो ऑब्वियस सी बात है ये उसका उल्टा बनेगा, यानी कि ये वाला नया स्टैंड क्या होगा, ये 3 प्राइम है, इधर ही तो होगा 5 प्राइम, यानी 5 प्राइम से 3 प्राइम इधर की तरफ जा रहा है, यही वाला तो होगा। तो हम लोग क्या डायरेक्शन कर देंगे लाइक दिस, यानी कि ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे इसको, टेम्पलेट स्ट्रैंड। दोबारा भी मैं बताऊंगा, देखो पहला कंडीशन क्या था, इसका 5 प्राइम से 3 प्राइम काम करेगा। दूसरा, ये जब भी स्टार्ट होगा प्रोमोटर से स्टार्ट होगा, टर्मिनेटर तो ये है, प्रोमोटर से स्टार्ट होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कोई भी यहां से नहीं स्टार्ट करेगा। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो कंडीशन उल्टा हो जाएगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा नहीं। अगर किसी के बच्चे के मन में ये आ रहा है कि इधर से भी तो स्टार्ट कर सकते, नहीं, ये टर्मिनेटर है, और मैंने 2 कंडीशन बताया, प्रोमोटर से जुड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या था, 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो इस सिनारियो में अगर इस डायग्राम में मैं बताऊं कि डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, देखो यहां से भी क्वेश्चन आता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम बनाया, मैं आपको एक नहीं, अभी कम से कम 4 से 5 डिफरेंट टाइप का इसका ओरिएंटेशन चेंज करूंगा, और आपसे मैं पूछूंगा कि डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा। तो इस डायग्राम में देखो समझ लो, यहाँ पे इस डायग्राम में कैसा होगा, ये क्या हो गया हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन कैसे हुआ, 5 प्राइम से 3 प्राइम पहला सिनारियो और प्रोमोटर के साथ जुड़ा है। ये बात समझ में आया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, पक्का आगे चलें, चलो चलो। अब मैं बात करता हूं, ये हो गया टेम्पलेट। अब हम लोग टेम्पलेट स्टैंड डिसाइड कर लिया। जब हम लोग टेम्पलेट स्टैंड डिसाइड कर लिए तो ये क्या हो गया, डीएनए का टेम्पलेट स्टैंड, और ये क्या मान लो बना है हमारे पास एमआरएनए। कैसे बनेगा अभी दोबारा देखेंगे, एमआरएनए बन गया। अब ये जब टेम्पलेट स्टैंड है तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टेम्पलेट। ये क्या कहलाएगा हमारे पास, नॉन टेम्पलेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टेम्पलेट। दिस इज अ टेम्पलेट स्टैंड एंड दिस इज अ नॉन टेम्पलेट स्टैंड। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, उसको बिल्कुल भी बारीकी से समझिएगा आप लोग। मैं ब्लू से लिख देता हूँ। मान लो इस टेम्पलेट स्टैंड में हमारे पास क्या लगा हुआ है, ये मान लो टेम्पलेट स्टैंड था, अब यहाँ पे लगा था ATCGTAC, ये बात क्लियर। ये क्या लगा था हमारे पास, ATCGTAC, कुछ भी लिख लो समझने के लिए। अब सोचो इसका डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री, अगर मैं डीएनए का डीएनए बनाऊं, यहाँ पे क्या आएगा जल्दी बताओ, तुम लोग बताओ, TAGCATG होगा ना, ये डीएनए का है। अब सोचो जब हमारे पास ये टेम्पलेट स्टैंड मैंने बता दिया था, ये टेम्पलेट स्टैंड है, तो इसका एमआरएनए का मैंने डायरेक्शन तो ये बनाया था, ये बात क्लियर। अब इसका मैं बात करूं तो इसका क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा जल्दी बताओ, एक ही जगह पे क्या हो जाएगा, टी होगा क्या आरएनए में, क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्या होगा, टी होगा, कोई बोल ही नहीं रहा, हाँ इसी का, हाँ वेरी गुड। क्या हो जाएगा हमारे पास, यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास जी। ये बात समझ में आया, यानी कि आप अगर देखोगे इसका सीक्वेंस और इसका सीक्वेंस मैच कर रहा है क्या, ये वाला सीक्वेंस और ये वाला सीक्वेंस मैच कर रहा है, एक्सेप्ट अंतर क्या है कि हमारे पास थायमिन की जगह क्या है, यूरेसिल, थायमिन की जगह पे क्या हमारे पास यूरेसिल। ये बात समझ में आ रहा है, देखो सेम है। अगर मैं TAGCATG इसके जगह क्या रख दूं, UAGC, और क्या हमारे पास C, और U के जगह क्या होगा हमारे पास A,
और टी और जी, यानी कि सिर्फ क्या अंतर है, थायमिन की जगह क्या आ गया, यूरेसिल। ये बेस पेयर में अंतर हो गया। दूसरा भी तो अंतर है, अगर मैं बात करूं डीएनए से आरएनए में क्या क्या अंतर आया, तो पहला आपने देख लिया कि डीएनए के अंदर थायमिन था, इसके अंदर यूरेसिल आ गया। दूसरा चेंज क्या हो सकता है, डीएनए के अंदर हमारे पास कौन सा राइबोज शुगर होता है, डीऑक्सी, इसके अंदर क्या होता है, राइबोज। ये सब चेंज, ये भी चेंज हो रहा है एमआरएनए में, ये भी चेंज है बालक, ये भी, और ये दो चेंज। बट इस डायग्राम में हमें सिर्फ ये वाला चेंज तो नहीं विजिबल है, ये वाला चेंज नहीं विजिबल है, बट ये वाला चेंज जरूर विजिबल है कि ये वाला जो हमारे पास एमआरएनए बन रहा है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, यानी टेम्पलेट से क्या बना, एमआरएनए बना, और इसको इसलिए क्या बोले टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इसको हम लोग बोले नॉन टेम्पलेट। अब समझो ये जस्ट लाइक इसके जैसा मिल रहा है, इसी की तरह मिल रहा है, तो यानी कि जो इसको कोड करके ये वाला स्टैंड बना है, यानी टेम्पलेट स्टैंड को कोड किया गया तब ये वाला स्टैंड बना, तो इस वजह से नाउ दिस नॉन टेम्पलेट स्टैंड को हम लोग क्या बोल देते हैं, कोडिंग स्टैंड। और यहाँ पे मिस्टेक होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं इसको, कोडिंग स्ट्रैंड। ये बात समझ में आ गया, इसको कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बोले, बिकॉज ऑफ हमारे पास ये जो एमआरएनए बन रहा है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को कोड करके ये बना, नाउ ये एमआरएनए बन गया, तो ये जस्ट इसके इस स्ट्रैंड के इक्वल है। जस्ट अंतर क्या है कि हमारे पास थायमिन है और यहाँ पे क्या यूरेसिल है, दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। तो जस्ट इसका अपोजिट, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोल देंगे इसको, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। यहां तक कोई दिक्कत। अब चलो, अब ये हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। ये क्या हो गया, नॉन टेम्पलेट या कोडिंग स्ट्रैंड। अब इसका कोई ना कोई तो काम है, तो इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं इसको, सेंस स्ट्रैंड। ऐसा नहीं है कि फ्री में, जस्ट इसी की तरह है, इसका कोई ना कोई तो काम है, तो इसको इसके भी आप पे इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेंस स्ट्रैंड। यानी कि देखो नॉन टेम्पलेट के दो अलग अलग नाम है, कई बार ऑड वन आउट करके भी पूछ सकता है, या फिर लाइन सही से लिखा है, करेक्ट लाइन समझना है। नॉन टेम्पलेट को क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंस स्ट्रैंड। और इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज एंटी सेंस स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं इसको, एंटी सेंस स्ट्रैंड। ये बात क्लियर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी सेंस स्ट्रैंड। यहां पे कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आया यहां तक, कॉम्प्लेक्स तो नहीं लग रहा, पक्का। चलो सभी को समझ में आ रहा है, अंशिका, जैस्मिन, चलो चलो यहां तक समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि हमारे पास टेम्पलेट स्टैंड समझ गया आप लोग, और क्या हमारे पास, दैट इज अ कोडिंग स्टैंड समझ गया। जब भी हम लोग बात करते हैं कि जो प्रोमोटर और टर्मिनेटर कहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक लाइन याद रखना, दिस प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर इज प्रेजेंट, या किसके बिहाफ पे हम लोग देख के बोलते हैं, या इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, दैट इज द कोडिंग, दैट इज द कोडिंग। तो हमेशा याद रखना है, कोडिंग स्ट्रैंड पे हमारे पास क्या पाया जाता है, प्रोमोटर, और क्या पाया जाता है, टर्मिनेटर। किस स्टैंड पे, कोडिंग स्टैंड पे क्या पाया जाता है, प्रोमोटर और टर्मिनेटर। और यही गलती होता है, बच्चे उसको किस पे ले लेते हैं, टेम्पलेट पे नहीं। किस पे होता है हमारे पास, प्रोमोटर और टर्मिनेटर का जो रेफरेंस पॉइंट है, दैट इज द कोडिंग स्ट्रैंड। जबकि हमारे पास अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का रेफरेंस पॉइंट क्या था, स्ट्रक्चरल जीन, यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये जब लाइन में लिख के आता है तो वहां पे मिस्टेक होता है। अगर आपको इस चैप्टर को समझना है तो एक एक वर्ड, एक एक लाइन ध्यान से समझना। ये बात समझ में आया, यानी कि अगर प्रोमोटर और टर्मिनेटर का रेफरेंस पॉइंट या किसके बिहाफ पे कब डिसाइड करेंगे, तो किस स्टैंड के बिहाफ पे, कोडिंग स्टैंड के बिहाफ पे। जबकि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम किसके बिहाफ पे देखते हैं हम लोग, टेम्पलेट स्टैंड या इसी स्ट्रक्चरल जीन के इधर और इधर। ये बात समझ में आया। चलो अब हम लोग बोल दिया कि मैंने कोडिंग स्टैंड पे क्या है, प्रमोटर है और ये टर्मिनेटर है। तो ये इसका ओरिएंटेशन कैसे भी आए, अगर आपसे डायरेक्शन पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे जस्ट फॉर रेफरेंस मैं रैंडम जो आप लोग बोलोगे जस्ट मैं बनाते जा रहा हूँ और आप लोग बताते जाना। ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, और ये मैंने बना दिया 3 प्राइम, और ये क्या बना दिया 5 प्राइम। क्लियर। अब मैंने यहाँ पे बना दिया दैट इज द टर्मिनेटर, और यहाँ पे मैंने बना दिया दैट इज द प्रमोटर। पहला डायग्राम मान लो ए है। दूसरा डायग्राम मैंने क्या बनाया, यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे कर दिया 5 प्राइम और ये कर दिया 3 प्राइम, और क्या कर दिया दैट इज 3 प्राइम और ये कर दिया 5 प्राइम। और क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे,
प्रमोटर लगा दिया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टर्मिनेटर लगा दिया। ठीक है, ये तीसरा डायग्राम यहाँ पे समझो, मेरी मर्जी चाहे एग्जामिनर की मर्जी, वो कुछ भी कर सकता है ऊपर नीचे। ये 3 प्राइम, ये था 5 प्राइम, और ये क्या था हमारे पास 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। ये क्या मैंने लगा दिया, प्रमोटर, पी फॉर प्रमोटर, और ये मैंने क्या लगा दिया, टर्मिनेटर। अब बारी आती है कि मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें डायरेक्शन ऑफ, इस पूरे डायग्राम में, इसमें तो आपको सभी को क्लियर हो गया डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा इसमें टेम्पलेट स्टैंड है, कि जो भी बनेगा टेम्पलेट स्टैंड के करीब बनाना है। अब तुम्हारी मर्जी, चाहो तो तुम इसको ऊपर भी बना सकते हो, इसके नीचे भी बना सकते हो, उसका दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा डायग्राम बेस तो जरूरी नहीं यहाँ भी बना सकता और यहाँ भी बना सकता, बट इस स्टैंड पे नहीं बनाएगा, कोडिंग स्टैंड पे नहीं बनाएगा। किसको देख के बनाना है, अभी मैंने नया स्टैंड किसको देख के बनता है, तो टेम्पलेट स्टैंड। तो इन सभी में सबसे पहले डिसाइड करना है कि प्रमोटर और टर्मिनेटर क्या है, समझ के करना है। एनसीईआरटी का डायग्राम फॉलो नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम रट लिए, बस भैया ये देखें डायरेक्शन ये मारते, गलत, तुरंत क्वेश्चन गलत, चेंज कर देता है कई बार, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, 3 को 5, 5 को 3 इधर कर दिया। उस केस में कैसे, मैं एक को करके बता रहा हूँ, इसके बाद आप लोग खुद ही बताओगे। एक और मैं सिनारियो बना ही दे रहा हूँ। देखो, एक पॉसिबल ये था, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी थी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या दूसरी पॉसिबिलिटी है, ये मैंने बनाया 3 प्राइम, 5 प्राइम और 5 प्राइम और 3 प्राइम। अब यहाँ पे मैंने ऊपर क्या ले लिया, टर्मिनेटर। और भी पॉसिबिलिटी है बट कोई बात नहीं, इतना काफी है। ये को टर्मिनेटर और प्रमोटर। चलो मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, ये तो मैंने समझा दिया था, अब इसको करके मैं दिखा रहा हूँ। मैंने बताया कि 2 सिनेरियो आपको याद रखना है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। दूसरा, ये प्रमोटर से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रमोटर से स्टार्ट होगा, और ये स्ट्रक्चरल जीन को देख के बनेगा। कोई किसी के मन में ये नहीं आना चाहिए कि इधर क्यों नहीं जा रहा, अरे भैया स्ट्रक्चरल जीन इधर है, इधर नहीं जाना है। ये बात क्लियर। तो हम लोग क्या जाएंगे, जो भी प्रमोटर है उसके इस साइड जाएंगे, यानी कि प्लस की तरफ जाएंगे। इसी वजह से पहले मैं आपको नंबर लाइन वाला बताया था। चलो, ये डायग्राम में हम लोग समझते हैं, ए था, ये बी था, और ये सी मान लो, और ये हो गया डी। 4 ये ना, 1 2 3 4। हाँ, ए में देखो, अगर मैं बात करूं तो प्रमोटर ये रहा, स्ट्रक्चरल जीन हमारे पास ये रहा, तो प्रमोटर ये रहा। तो अब हमें डिसाइड करना है कि पूरा प्रमोटर ये टर्मिनेटर है, ये स्ट्रक्चरल जीन है। और मैंने बताया कि कंडीशन क्या था, 5 प्राइम से 3 प्राइम पे काम करता है। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये टर्मिनेटर है। तो जब ये स्टार्ट होगा इधर से स्टार्ट होगा, जब इधर से स्टार्ट होगा तो 5 प्राइम ये है, तो 3 प्राइम स्टार्ट यहाँ से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 प्राइम से स्टार्ट नहीं होता। हमारे पास कंडीशन क्या था, 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो ये 3 प्राइम था और ये पूरा प्रमोटर था। तो उस सिनारियो में हमारे पास डायरेक्शन क्या हो गया, लाइक दिस, 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये बात समझ में आया, क्लियर है सभी को, यहां तक कोई दिक्कत? रिपीट कर दूं, चलो देखो, पहले ये वाला इस डायग्राम को समझो, तभी मैं थोड़ा सा कुछ लिखना नहीं, बस समझना है, ध्यान से इस बोर्ड पे आप लोग देखो। ये क्या था हमारे पास, 3 प्राइम, ये था 5 प्राइम, ठीक, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। मैंने बताया ऊपर वाला टेम्पलेट स्टैंड है, मैंने इसको टेम्पलेट स्टैंड डिसाइड करने के भी तरीका बताया था। और हमारे पास ये प्रमोटर था, ये टर्मिनेटर था। प्रमोटर हमारे पास यहाँ पे, ये टर्मिनेटर यहाँ पे। और मैंने बोला कि टेम्पलेट स्टैंड को देख के क्या बनता है, हमारे पास mRNA बनता है। तो ये mRNA, तो टेम्पलेट स्टैंड डिसाइड कैसे होगा, तो कंडीशन क्या था, 5 प्राइम से 3 प्राइम। आरएनए पॉलीमरेज, पहला कंडीशन था कि ये किसके साथ जुड़ेगा, प्रमोटर के साथ जुड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या था कि इसका बनाने का जो नया टेम्पलेट बनाएगा इसी डायरेक्शन में बनाएगा। तो यह था प्रमोटर, ऑब्वियसली बात है, स्ट्रक्चरल जीन ये सब है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, इस केस में इधर की तरफ बनेगा। यानी कि क्योंकि प्रमोटर के साथ यहाँ पे अगर जुड़ा तो यहाँ पे भी जुड़, यहाँ पे मैं नहीं इसको मान सकता हूँ टेम्पलेट। क्यों नहीं मानूंगा, अगर मैं इसको टेम्पलेट माना तो 3 प्राइम हो जाएगा ना, जो नया स्टैंड बनेगा, तो गलत। और इधर से बना नहीं सकता क्योंकि इधर टर्मिनेटर है, इधर क्या हमारे पास टर्मिनेटर है। इस केस में हमारे यहाँ से स्टार्ट किया, तो देखो स्टार्ट किया तो यानी 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला डायरेक्शन बन गया। ये 5 प्राइम था, ये 3 प्राइम, तो डायरेक्शन ये हो गया। तो इसमें मैंने बोला, अब यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया था, ये प्रमोटर था, ये टर्मिनेटर था। ये क्या था, प्रमोटर, और ये क्या था, टर्मिनेटर। अब इस सिनारियो में क्या हुआ कि ये प्रमोटर से जुड़ेगा हमारे पास, और दूसरा सिनारियो क्या था, 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो प्रमोटर से जोड़ दिया। अब मन में यही आ रहा होगा कि यहाँ से करें कि यहाँ से करें। अब देखो, प्रमोटर तो ये फिक्स है, यानी इधर की तरफ जाना है, क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन इधर ही है, स्ट्रक्चरल जीन इधर है, इधर थोड़ी है ना, इधर है, इन दोनों के बीच में, प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में स्ट्रक्चरल जीन है। तो यहाँ पे भी मन हो रहा होगा, यहाँ पे भी मन हो रहा होगा, बट हमें पता है 5 प्राइम से 3 प्राइम पे काम करता है। ये 5 प्राइम था, ये 3 प्राइम था। इस केस में
अगर यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो 3 प्राइम से इधर हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है 3 प्राइम से 5 प्राइम है, तो इसका अपोजिट वाला ये होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये हो गया हमारे पास दैट इज द नया वाला mRNA। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये बात समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत? क्लियर है? पक्का? चलो अब बी वाले में बताओ आप लोग, बी वाले में क्या होगा, ध्यान से देखना, ये प्रोमोटर है और ये टर्मिनेटर है, बी वाले में कैसे होगा? ठीक है, ये प्रोमोटर टर्मिनेटर ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे व्हाटएवर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे मैं बीच में लिख दूं प्रोमोटर टर्मिनेटर, इसके पोजीशन लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बी वाला में कौन बताएगा? मान लो ये एक रेफरेंस, मान लो ये क्या था लेफ्ट और ये क्या था राइट, तो आपको ऐसे बताना लेफ्ट से राइट जाएगा या राइट से लेफ्ट जाएगा, और कौन सा वाला टेम्पलेट अटेंड होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा। चलो एक लुका आया, चलो देख लेते हैं। मान लो ये म्यूट कर दो बाल के, ये क्या हमारे पास प्रोमोटर और ये क्या था हमारे पास टर्मिनेटर। स्टार्ट करते हैं, प्रोमोटर टू टर्मिनेटर, यानी कि जब ये स्ट्रक्चरल जीन होगा तो ये वाला ही होगा, चाहे यहाँ बनेगा चाहे यहाँ बनेगा। इट्स क्लियर? अब प्रोमोटर से हमें पता है कि इस प्रोमोटर से हमेरा इधर की तरफ जा सकता है, क्योंकि इधर तो जा ही नहीं सकता है क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन ये है। तो दूसरा कंडीशन क्या था, 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये पता है 5 प्राइम से 3 प्राइम ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 3 प्राइम से 5 प्राइम कर नहीं सकता, प्रोमोटर यहाँ पे है। तो ये क्या हो गया हमारे पास प्रोमोटर। तो इस केस में ध्यान से समझना, दिस इज द प्रोमोटर, और नया वाला डायरेक्शन कैसे बना, 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो कैसे हो जाएगा, ये बात समझ में आया? ये क्या हुआ 3 प्राइम, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, हो गया? ये समझ में आया? क्लियर है सतविंदर? पक्का डाउट तो नहीं है? देखो एक दो बच्चे लीव करके चले गए, बट देखो ये अगर किसी भी तरह का डायग्राम आ गया उस केस में आपको समझना जरूरी है, और यही नहीं समझ में आया तो कई बार क्या बच्चे इसको एक या दो डायग्राम रट लिए, एक एनसीईआरटी का रट लिए और एक कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां से रट लिए, बट देयर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऊपर नीचे कैसे भी बन सकता है। हाँ रिया बताओ। कौन सा वाला, ये वाला बी, ये वाला फर्स्ट वाला सही, ये वाला ए वाला। देखो ये था प्रोमोटर, मैं तभी बोला था कि प्रोमोटर टर्मिनेटर के कहीं भी उससे कोई मतलब नहीं है, ये प्रोमोटर था ये टर्मिनेटर था। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये हमारे पास प्रोमोटर टर्मिनेटर, यहाँ पे लिखो यहाँ पे लिखो यहाँ पे लिखो, उसको मत देखना है। बच्चे क्या करते हैं ऊपर नीचे देखते, ऊपर नीचे नहीं देखना है, ये पूरा बॉक्स को प्रोमोटर मानो और ये पूरा बॉक्स को टर्मिनेटर मानो। और मैंने बताया अभी कि जो नया टेम्पलेट बनेगा डीएनए पॉलीमरेज काम किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो हमें पता है ये क्या था 3 प्राइम से 5 प्राइम और ये 5 प्राइम से 3 प्राइम था। प्रोमोटर से स्टार्ट होगा, स्ट्रक्चरल चेंज दोनों के बीच में आता है, इधर जा नहीं सकते हैं इधर जा नहीं सकते, तो यानी कि प्रोमोटर से जब भी जाएंगे तो इधर के साइड ही जाएंगे। अब ये डिसाइड करना है कि ये वाला टेम्पलेट होगा कि ये वाला टेम्पलेट होगा। अगर ये वाला टेम्पलेट रखेंगे तो नया वाला क्या हो जाएगा 3 प्राइम से 5 प्राइम, क्योंकि काम ही नहीं करता ना, वो तो 5 प्राइम से 3 प्राइम काम करता है, यानी ये 3 था ये 5 था, ये क्या होगा टेम्पलेट और 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये बात समझ में आया? दूसरा इस कंडीशन में मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे देखो प्रोमोटर है तो ऑब्वियस ही बात है हमेशा डायरेक्शन तो फिक्स हो जाएगा, इधर ही जाएगा, इधर जा ही नहीं सकता। जैसे प्रोमोटर होगा उसको अपोजिट साइड, यहाँ पे डायरेक्शन तो फिक्स होगा कि इधर जाएगा। अब डिसाइड करना कि कौन सा टेम्पलेट है, ये वाला है ये वाला है, तो हमें समझ में आ गया प्रोमोटर से इधर जाना है। अब उस केस में क्या था 5 प्राइम से 3 प्राइम, उल्टा हो जाएगा नहीं बनेगा। अब क्या होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम, जब 2-3 बार कर लोगे ना तो और इजी हो जाएगा। इस केस में क्या देखें, ये हो गया हमारे पास 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, यानी कि डायरेक्शन ये हो गया। अब इस केस में समझो सी वाला कौन बताएगा? इसमें से मान लो अगर मैं टेम्पलेट कौन सा बोलूंगा तो दिस इज अ टेम्पलेट स्टैंड, ये कौन सा है टेम्पलेट, और ये क्या हमारे पास नॉन टेम्पलेट। ये भी पूछ सकता है कौन सा टेम्पलेट है और कौन सा नॉन टेम्पलेट है। ये बात समझ में आ गया? तो चलो इस वाले डायग्राम में कौन बताएगा सी में क्या होगा, सी में कौन सा होगा, ये था प्रोमोटर और ये था दिस इज प्रोमोटर दिस इज टर्मिनेटर। अब ये क्या था 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, एनीवन? पॉसिबिलिटी है, देखो प्रोमोटर है तो हमें ये क्या एस जी, ये वाला पार्ट एस जी है, तो हमें फिक्स है कि जो डायरेक्शन होगा भैया वो तो ऐसा ही होगा। जब करोगे ना तो सोचना भी नहीं है, कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्टली हो जाएगा। जैसे प्रोमोटर देखे स्ट्रक्चरल जीन इधर ही होगा, टर्मिनेटर से शुरू कर नहीं सकते, तो डायरेक्शन तो यही होगा। अब ये डिसाइड करना है कौन सा टेम्पलेट होगा, सिंपली समझो ना, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम है और ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, काम कैसे करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, ऑब्वियस ही बात है ये 3 प्राइम है तो यहाँ पे डायरेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे टेम्पलेट।
चाहे इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, बात ही है, बट जनरली अंदर बनाना। ये क्या हो गया हमारे पास, दैट इज ये क्या हो गया हमारे पास, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और टेम्पलेट स्ट्रैंड का ये वाला डायरेक्शन हो गया। अब इसी केस में डायरेक्शन तो कोई सोचना ही नहीं है, इस केस में प्रमोटर ये टर्मिनेटर ये, तो डायरेक्शन तो फिक्स है कि ऐसा ही होगा, डायरेक्शन तो फिक्स है ऐसा है, बट अब क्या फिक्स नहीं है, हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा टेम्पलेट है वो, कौन सा नॉन टेम्पलेट। तो ये था 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो डायरेक्शन फिक्स कर दिया मैंने, बट इधर इस वाले लाइन पे बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 3 से प्राइम, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब क्या होगा, यानी यहाँ पे होगा, ये क्या होगा हमारे पास, टेम्पलेट। ये बात समझ में आ गया, किसी भी तरह का आएगा कर लोगे, क्लियर है सभी को, पक्का ना। जैस्मिन, जैस्मिन, चलो ठीक है, मिटा दूं, कर लोगे, लास्ट एक दो सभी लोग बोलना, लेकिन तुम लोग माइक ओपन करके बोल सकते हो। एक लास्ट में दे रहा हूं, इन सभी चीजों को मिटा दे रहा हूं, अब काम नहीं है, अब हमें पढ़ना है प्रोसेस, कैसे हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, कौन कौन सा पार्ट है ट्रांसक्रिप्शन के, 3 पार्ट कौन कौन से, उसको हमें देखना जरूरी है, ठीक है। अब लास्ट में एक डायरेक्शन दूंगा इसी वाले का, 3 तो ये मैंने बना दिया, इसके अलावा एक और मैं बना दूंगा, उसका डायरेक्शन आपको बताना है कि कौन सा टेम्पलेट है, कौन सा टेम्पलेट बताना है। डायरेक्शन तो बहुत ईजी हो गया कि प्रमोटर के अपोजिट साइड बना दो, स्ट्रक्चरल जीन की तरफ हो जाएगा। चलो ये मिटा देता हूँ, फिर दोबारा से अभी हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब मैंने यहाँ पे कर दिया 5 प्राइम 3 प्राइम, और ये क्या था हमारे पास 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, ये डायरेक्शन मैंने ये बनाया और ये बनाया, ठीक है। अब आपको बताना है कि ए क्या है, ए, और ये क्या हमारे पास, इस वाले स्ट्रैंड को मैंने बी बोला, ए बोला और इसको मैंने बी बोला। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या लगा दिया, दैट इज द टर्मिनेटर, ये क्या लगा दिया हमारे पास, टर्मिनेटर लगा दिया, और ये मैंने लगा दिया प्रमोटर, ये मैंने लगा दिया प्रमोटर। तो आपको बताना है पहली बात डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऐसे, मैं इसको भी कोड कर दे रहा हूँ, इसको मैंने कोड किया 1 और इसको मैंने कोड किया 2 से, ये बात क्लियर। और ये बताना है कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इस पूरे डायग्राम में डायरेक्शन क्या है और टेम्पलेट स्टैंड कौन सा है, डायरेक्शन एंड टेम्पलेट स्टैंड, जस्ट ए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, ताकि आप लोग बता पाओ, क्योंकि करके तो दिखा नहीं सकते हो। तो बताओ, यानी अगर डायरेक्शन 1 होगा तो 1 के साथ 1a, और टेम्पलेट स्टैंड ए होगा तो 1a कर दो, अगर 2a है तो 2a कर दो, 2b है तो 2b कर दो, 1b है तो 1b कर दो। इसमें से डायरेक्शन कौन सा होगा, 1 वाला होगा कि 2 वाला, क्लियर था, डायरेक्शन कौन सा होगा, सोच के बताओ। ठीक है, यानी डायरेक्शन क्या होगा हमारे पास, A1, मतलब डायरेक्शन पहले बताओ 1 होगा या 2 होगा, ए क्या होगा, डायरेक्शन कौन सा 1, वेरी गुड, क्योंकि ये प्रमोटर था, ये स्ट्रक्चरल जीन था, तो ऑब्वियस ही बात है हमारे पास क्या होगा, पॉसिबिलिटी या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। अब हमें डिसाइड करना है टेम्पलेट, हमें पता है 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये वाला 3 प्राइम से 5 प्राइम, यानी कि ये क्या हो गया 5 प्राइम से 3 प्राइम, और काम तो ऐसे ही करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, यानी कि 1a, आंसर का हो गया 1a। तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन कितना इजी है, लेकिन अगर तुम रट के जाओगे तो क्वेश्चन नहीं होने वाला। कोड करके मैंने समझा दिया कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो, जनरली आता नहीं है बट क्वाइट पॉसिबल, एनसीईआरटी का डायग्राम रट के नहीं जाना है, किसी तरीके का कोई भी डायरेक्शन आ जाएगा। ये बात समझ में आया। अब देखो आपको डायरेक्शन समझने में तो दिक्कत ही नहीं हो रहा होगा, प्रमोटर लिया और उल्टा डायरेक्शन में बना दिया, डिसाइड क्या करना है कौन सा टेम्पलेट होगा और कौन सा नॉन टेम्पलेट, और तीनों का नाम अलग अलग याद रखना है। टेम्पलेट का पहला नाम क्या, टेम्पलेट हो गया, किसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन बताएगा, टेम्पलेट का दूसरा नाम क्या है, टेम्पलेट का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, सेंस है, पक्का बहुत मार खाओगे। टेम्पलेट का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, एंटी सेंस, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग। इसी वजह से मैंने पहले ही बताया था। और प्रमोटर और टर्मिनेटर किसके बिहाफ पे हम लोग देखते हैं, कोडिंग स्टैंड। क्यों ऐसा देखते हैं, क्योंकि ये टेम्पलेट को कोड करके ये कोडिंग, ये mRNA बनता है, और mRNA का सीक्वेंस और इस नॉन टेम्पलेट का सीक्वेंस मैच करता है। नॉन टेम्पलेट था ये और ये क्या था, टेम्पलेट, तो इसका इस mRNA का सीक्वेंस
नॉन टेम्पलेट के साथ मैच करता है, दैट्स वाई इसको हम लोग बोल देते हैं कोडिंग। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कोडिंग, जो इसके पहले वाला डायग्राम मैंने आप लोग को समझाया था। आगे चलें, समझ में आ गया पक्का? चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा एनसीईआरटी का डायग्राम देख लो। जो एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है, हम उन सभी चीजों को देख लेंगे। तब तक मैं बोर्ड मिटाता हूँ, ठीक है? वेट, दिखाई दे रहा है? एक मिनट, दिखाई देगा? अरे ऐसे कैसे? एक मिनट, डेस्कटॉप, दिखाई दिया? ये देखो एनसीईआरटी का डायग्राम है, देखो कितना सिंपल सा डायग्राम दिया है। ये क्या होगा, टेम्पलेट स्टैंड। देख रहे हो ये कोडिंग स्टैंड क्या है? कोडिंग स्टैंड ये जस्ट ये टेम्पलेट स्टैंड, ऊपर देखो ये भी डीएनए वाला स्टैंड है और कोडिंग स्टैंड भी डीएनए वाला, कुछ अलग नहीं है। बट एमआरएनए क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं एमआरएनए बनाऊं तो क्या बनेगा, ए यू सी जी यू ए सी जी ऐसे करके बन जाएगा हमारे पास एमआरएनए। तो टेम्पलेट का अपोजिट क्या होता है, कोडिंग। देख रहे हो टेम्पलेट, ये क्या है, कोडिंग। ये डीएनए है। इस पूरे डायग्राम में एमआरएनए बनाया ही नहीं है, ध्यान रखना। मैंने अभी बनाया था अपने एमआरएनए को, इसमें एमआरएनए है ही नहीं। क्लियर है, समझ में आ गया ये? बोलो। चलो अब मैं इसको, तब तक आप लोग देखो रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है, हमारे पास क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैसे है, उसको हम लोग अभी देखते हैं। कुछ चीजें मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। बायोमोलिक्यूल में एक वर्ड दिया है, उसको भी हम लोग समझेंगे। सिर्फ जस्ट एक सिंगल वर्ड, वहां से और इसमें क्या अंतर हो जा रहा है, उन सभी चीजों को देखो। तब तक आप लोग इसको देखो, डायग्राम को समझो, फिर मैं उसी डायग्राम को आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। हो गया? चलो अब यहाँ पे देखो, हमारे पास 3 प्रोसेस है। कौन कौन सा प्रोसेस है? अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बताऊं तो सबको ध्यान से समझना। पहला होता है इनिशिएशन। पहला क्या होता है हमारे पास, इनिशिएशन। दूसरा होता है इलोंगेशन। दूसरा क्या होता है हमारे पास, इलोंगेशन। और तीसरा होता है हमारे पास टर्मिनेशन। तीसरा क्या होता है, टर्मिनेशन। अभी हम लोग पढ़े थे कि हमारे पास प्रोमोटर था, क्या था हमारे पास, प्रोमोटर। और दूसरा क्या था, स्ट्रक्चरल जीन। और तीसरा क्या था हमारे पास, टर्मिनेटर। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट तक क्लियर हो गया था, और इसका फंक्शन हम लोग पढ़े थे आरएनए पॉलीमरेज का। अब बारी आती है कि इनिशिएशन कैसे हो रहा है। तो मैंने बताया था कि ये इनिशिएशन कैसे होगा, कि जब ये आरएनए पॉलीमरेज यानी किसके साथ जुड़ेगा, प्रमोटर के साथ। जब ये प्रमोटर के साथ जुड़ेगा तब जाके हमारे पास इनिशिएशन स्टार्ट होगा। बट इतना इजी तो है नहीं, आपको पता होगा। किसी से मैं पूछता हूँ, अंशिका आप बताना, व्हाट इज होलो एंजाइम? व्हाट इज होलो एंजाइम? कौन बताएगा व्हाट इज होलो एंजाइम? ये जानना जरूरी है। होलो एंजाइम क्या है, किसी को याद आ रहा है? एनीवन? 11th का है, कोई बात नहीं। देखो हमारे पास क्या होता है, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जब तक उसके साथ को फैक्टर नहीं जुड़ेगा। कौन सा, को फैक्टर नहीं जुड़ेगा, तब तक वो एंजाइम एक्टिव नहीं होता। तब तक वो एंजाइम क्या होता है, एक्टिव नहीं होता है। अब ये जो प्रमोटर है ना, ये जो क्या हमारे पास प्रमोटर, और ये क्या था, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज ये भी एक तरह का तो प्रोटीन ही है। यानी कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये एक तरह का कोर एंजाइम की तरह काम करता है। मान लो दिस इज द आरएनए पॉलीमरेज। एनसीईआरटी का भी आपने डायग्राम दिखा था, ये क्या था, आरएनए पॉलीमरेज। ये बात क्लियर? बट ये आरएनए पॉलीमरेज तब तक एक्टिव नहीं है जब तक इसके साथ एक को फैक्टर ना जुड़ जाए। और इनिशिएशन के लिए जो को फैक्टर जुड़ता है उसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा फैक्टर। तो लाइन याद रखने के लिए इट्स वेरी इजी। आरएनए पॉलीमरेज के साथ अगर ये सिग्मा फैक्टर जुड़ा
तो ये एक्टिव हो जाएगा। अब ये आराम से जाके प्रमोटर के साथ जुड़ जाएगा और इनिशिएशन कराएगा। और क्या करा देगा? इनिशिएशन करा देगा। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा फैक्टर। ये क्या कहलाया? सिग्मा फैक्टर। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर जब दोनों जुड़ा तो ये किसके तरह काम किया? होलो एंजाइम की तरह काम किया। किसके तरह काम किया? होलो एंजाइम की तरह काम किया। ये बात समझ में आया? ये लाइन क्लियर हुआ? पक्का समझ में आया? चलो रिपीट कर दो। मैंने बताया होलो एंजाइम सभी को क्लियर है। होलो एंजाइम में क्या होता है? जब हमारे पास कोई कोर एंजाइम है, मान लो कोर एंजाइम है, ये पूरे ये एंजाइम एक्टिव नहीं है। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो एक्टिव नहीं होते, जब वो तब एक्टिव होंगे जब उनके साथ कोई को फैक्टर आके जुड़ेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? होलो एंजाइम। ये 11th में लिखा हुआ है। कहाँ पे? प्रोटीन के बाद एंजाइम वाला जो पढ़ना है वहां पे लिखा है, तो इसको बोलते हैं होलो एंजाइम। अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज, इसके यूनिट्स होते हैं जो आपको नहीं याद रखना है अल्फा करके, बट नो नीड टू लर्न। बस ये जानना है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज कोई ना कोई प्रोटीन से बना है, इसके अंदर क्या है नहीं जानना है। ये एक्टिव नहीं है। अब ये एक्टिव तब होगा जब इसके साथ क्या जुड़ेगा? रो फैक्टर। क्या जुड़ेगा हमारे पास? दैट इज द रो बोल रहा हूं, दैट इज द सिग्मा फैक्टर। क्या जुड़ेगा हमारे पास? सिग्मा फैक्टर। मैंने कहीं लिखा होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं लिखा था। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा फैक्टर। यानी जब ये दोनों जुड़ गया, ये अब हो जाएगा एक्टिवेट। क्या हो जाएगा? एक्टिवेट। और ये काम किसके तरह करेगा? होलो एंजाइम। ये भी लाइन लिख सकता है कि हमारे पास जब आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ जाएगा, किसकी तरह काम करेगा? होलो एंजाइम की तरह। यानी अब ये क्या हो गया? एक्टिवेट। ये क्या हो गया हमारे पास? एक्टिवेट। ये बात समझ में आया? क्लियर? चलो अब हम लोग देखते हैं जो एनसीईआरटी में अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था। तो दिस इज द, मान लो हमारे पास क्या था? डीएनए। ये क्या था हमारे पास? डीएनए। थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना दो। ये था हमारे पास डीएनए जो आपकी एनसीईआरटी में बनाया था। और मान लो यहाँ पे क्या था हमारे पास? दैट इज द, ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला हमारे पास क्या था? तो इसको ध्यान से समझ लो। इस वाले पॉइंट से हमारे पास क्या जुड़ा है? तो जुड़ा है हमारे पास दैट इज द आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या जुड़ा है? आरएनए पॉल। अब इसी आरएनए पॉल, ये इनएक्टिव था, इसके साथ कौन आके जुड़ गया? तो भैया आके जुड़ा हमारे पास, दिस इज द सिग्मा फैक्टर। अब जो रेड से बना है ये क्या था? प्रोमोटर। ये क्या था हमारे पास? प्रोमोटर। अब इसी प्रोमोटर के साथ कौन जुड़ा? आरएनए पॉलीमरेज। बट ये एक्टिवेट हुआ नहीं, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए कौन आ गया? सिग्मा फैक्टर। अब ये जुड़ गया था, क्या हो गया हमारे पास? एक्टिवेट। अब क्या हो गया हमारे पास? एक्टिवेट। अब जैसे ही जुड़ा तो नेक्स्ट अब अपना ये आरएनए पॉलीमरेज काम करना शुरू कर देगा। किस डायरेक्शन में काम करेगा? तो 5 प्राइम से 3 प्राइम। किस डायरेक्शन में काम करेगा? तो 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो ये क्या था? 3 प्राइम। और ये क्या था? 5 प्राइम। तो ये क्या हो गया? 5 प्राइम। और ये क्या हो गया? 3 प्राइम। यानी कि अब जो नया वाला आरएनए बनेगा, ये हो गया इनिशिएशन। इतना याद रखना आपको। अब मान लो नया वाला आरएनए बनेगा, हमें पता है कि ये टेम्पलेट स्टैंड होगा, ये टेम्पलेट स्टैंड होगा। तो जब भी हमारे पास इस केस में ये बना, यहाँ पे देखो ये बना टेम्पलेट स्टैंड, तो नया वाला क्या बनेगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। यानी कि ये 3 प्राइम से 5 प्राइम, देखो ये गया 3 3 3 3 5, कहाँ पे गया? 5। तो यानी नया वाला जो बनेगा कैसे बनेगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो एनसीईआरटी में क्या बना? इस तरीके से बना है। यानी ये हो गया 5 प्राइम और ये हो गया 3 प्राइम। ये बात समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चले। यानी नया वाला स्टैंड क्या हो गया हमारे पास? ये नया वाला स्टैंड क्या हो गया? इस तरीके से बन रहा है। अब इलोंगेशन में क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या होगा? मान लो यहाँ पे टी था, ए था, सी था, जी था, वटेवर जो भी कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, इसको मान लो कॉम्प्लीमेंट्री टी सी ए टी, उसके कॉम्प्लीमेंट्री में ये नया वाला स्टैंड हमारे पास इस तरीके से बनता जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलोंगेशन। कौन कराया? तो आरएनए पॉलीमरेज। कौन कराया? तो आरएनए पॉलीमरेज कराया। कैसे कराया? आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ द सिग्मा, बाइंडिंग ऑफ द सिग्मा फैक्टर टू द आरएनए पॉलीमरेज। अब ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड्स को ला के इसके साथ जोड़ेगा और एक बना देगा हमारे पास चेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरएनए। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग एमआरएनए। और मैंने क्या किसको पढ़ा रहा हूं? मैं प्रोकैरियोटिक का पढ़ा रहा हूँ। किसको पढ़ा रहा हूँ? प्रोकैरियोटिक का। यूकैरियोटिक में थोड़ा सा चेंज है, बाद में देखेंगे। ये क्या होगा हमारे पास? एमआरएनए। अब ये जो एमआरएनए बन गया, क्या बन गया हमारे पास? एमआरएनए धीरे धीरे हमारे पास बनता गया। और ये तब तक बनेगा, ये खुल खुल के तब तक बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, जब तक हमारे पास क्या ना आ जाए? टर्मिनेटर आ जाए। जब तक हमारे पास क्या ना आ जाए? टर्मिनेटर। तो मान लो ये वाला क्या था हमारे पास? टर्मिनेटर। ये वाला डायग्राम क्या था हमारे पास? टर्मिनेटर। ये क्या था हमारे पास? टर्मिनेटर। जैसे ही टर्मिनेटर आएगा, तो टर्मिनेटर जैसे आएगा ये स्टॉप हो जाएगा। टर्मिनेटर जैसे आया हमारे पास आरएनए क्या हो जाएगा?
स्टॉप mRNA बनना स्टॉप हो जाएगा और ये यहाँ से एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं mRNA। क्या बोलते हैं इसको mRNA। अब स्टॉप कैसे होगा? शुरुआत कौन कराया था? सिग्मा फैक्टर, तो एंड भी तो कोई कराएगा। तो अब इस टर्मिनेटर के साथ हमारे पास इसी आरएनए पॉलीमरेज के साथ ये टर्मिनेटर था, जैसे ये स्ट्रक्चरल जीन को इलोंगेशन करते करते यहाँ तक पहुंचा, तो इस केस में अब आरएनए पॉलीमरेज के साथ ये था आरएनए पॉलीमरेज और इसके साथ पता है क्या जुड़ जाएगा? रो फैक्टर। कौन जुड़ जाएगा? रो फैक्टर जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा? रो फैक्टर। यानी कि आरएनए पॉल प्लस रो फैक्टर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास? टर्मिनेशन। और mRNA ये बन जाएगा। mRNA क्या हो जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा। ये बात समझ में आया? पक्का? तो देखो समझने के लिए बहुत ज्यादा है बट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इजी, सिर्फ 4 लाइन याद रखना है। ट्रांसक्रिप्शन उससे भी इजी है, जस्ट मैं आपको समझाया इतना ज्यादा इस वजह से आपको लगा, बट ये प्रोसेस पता है कितना इजी है। सिंपली आपको क्या याद रखना है कि जस्ट आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ जब सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा तो इनिशिएशन होगा और जब इनिशिएशन हो जाएगा तो इलोंगेशन में क्या होगा? ये स्ट्रैंड जुड़ता जाएगा। किस डायरेक्शन में बनेगा? तो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। ये बात क्लियर? 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में हमारे पास ये बनेगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट, अब इसके अलावा टर्मिनेशन कब होगा? जब ये इसी आरएनए पॉलीमरेज के साथ आरएनए पॉल के साथ क्या जुड़ जाएगा? रो फैक्टर। तो लाइन लिख के आता है कि कब टर्मिनेशन होगा? तो रो फैक्टर जुड़ेगा किसके साथ? आरएनए पॉलीमरेज के साथ। कब इनिशिएशन होगा? आरएनए पॉलीमरेज के साथ कौन जुड़ रहा है? सिग्मा फैक्टर। और इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा? mRNA। क्या बन जाएगा हमारे पास? mRNA या RNA। अब ये मैं यहाँ पे mRNA और RNA क्यों बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्रोकैरियोटिक में अकेला ये जो है ना, अकेला आरएनए पॉलीमरेज ये तीनों टाइप का आरएनए बना सकता है। mRNA भी बना सकता है, rRNA भी बना सकता है और tRNA भी बना सकता है। किसके केस में? प्रोकैरियोटिक के केस में। जबकि यूकैरियोटिक के केस में ऐसा नहीं होता है। यूकैरियोटिक के केस में हमारे पास अलग अलग पॉलीमरेज होते हैं। बात क्लियर? तो प्रोकैरियोटिक के केस में हमारे पास ये आरएनए पॉलीमरेज क्या बना सकता है? mRNA, tRNA और rRNA सब एक ही बना सकता है। और ये कहाँ पे होता है? तो मैंने बताया था साइटोप्लाज्म में। अब ये जैसे ही साइटोप्लाज्म में बना तो इसको किसी भी तरह का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की नीड नहीं है। ये डायरेक्टली बन गया और ये डायरेक्टली क्या करने लगेगा? ट्रांसलेशन करने का। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, उस इंपॉर्टेंट लाइन को समझना है आपको। लाइन क्या लिखा है कि हमारे पास कपलिंग होता है। क्या होता है यहाँ पे? कपलिंग रिएक्शन होता है, यानी कि साथ साथ, यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साथ साथ होता है। साथ साथ इन द सेंस कैसे होगा? ध्यान से समझो। मान लो ये हमारे पास था साइटोप्लाज्म, ये क्या था? साइटोप्लाज्म, और ये डीएनए से, ये था डीएनए और इस डीएनए से हमारे पास ये बनने लगा आरएनए। ये क्या बनना? आरएनए। और जैसे ही आरएनए बना, अभी ट्रांसक्रिप्शन पूरा भी नहीं हुआ था, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन खत्म नहीं होता, इधर से आरएनए बन रहा है और इधर से ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। इधर से क्या स्टार्ट हो जाता है? ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से प्रोकैरियोटिक में हम लोग क्या बोलते हैं? कपलिंग। क्या बोलते हैं इसको? कपलिंग। इसका यानी कि ट्रांसक्रिप्शन एज वेल एज ट्रांसलेशन दोनों साथ साथ होता है। ट्रांसक्रिप्शन एज वेल एज ट्रांसलेशन क्या होता है? दोनों साथ साथ, इन द सेंस जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन अभी खत्म भी नहीं होगा और उसके पहले जो बन चुका है आरएनए, उससे क्या बनने लगेगा? प्रोटीन। अब इससे फायदा होता है, फायदा आपको जानना नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं, जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। इससे फायदा क्या होता है कि हमारे पास इफिशियंसी बढ़ती है प्रोकैरियोटिक सेल्स की, बहुत ही जल्दी जल्दी हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है रेदर देन द यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में टाइम लगता है। यूकैरियोटिक में पहले हमारे पास क्या बनेगा? इमैच्योर mRNA बनेगा, उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा? प्रोटीन। उसके बाद क्या बनेगा? प्रोटीन। जबकि प्रोकैरियोटिक में ये सिस्टम ही नहीं है। यानी कि एक और डिफरेंस आप लोग लिख सकते हो कि प्रोकैरियोटिक में हमारे पास क्या होता है? नो वो तो मैंने लिखा दिया था कि प्रोकैरियोटिक में हमारे पास पोस्ट मॉडिफिकेशनल चेंज नहीं होता है और वहां पे आरएनए पॉलीमरेज, एक ही आरएनए पॉलीमरेज mRNA, tRNA और rRNA तीनों बनाता है। और इससे फायदा क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल को? कि ये एफिशिएंट होता है देन द यूकैरियोटिक सेल, देन द यूकैरियोटिक सेल। ये बात समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? पक्का?
समझ में आ गया? देखो अब यहाँ पे मैं आपको एक लाइन जो जो एनसीईआरटी की लाइन में दिखा रहा हूँ उसको ध्यान से देखो आप। देखो यहाँ पे देखो, देखो कितना इतना कुछ लिखा है, हमें इतना कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो, अब ये तो चेंजेज अभी आज नहीं हो पाएगा, कल में जो पोस्ट मॉडिफिकेशन यानी इक्वरेटिक के अंदर हम लोग कल पढ़ेंगे। इक्वरेटिक में जस्ट बचा क्या है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में मॉडिफिकेशन बचा है। यहाँ पे देखो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन इम्यूटेंट जीन पढ़ लिए हम लोग, ठीक है। देखो ये क्या होगा हमारे पास, प्रोसेस में क्या देख रहे हैं हम लोग, आरएनए है, बैक्टीरिया के अंदर में इनिशिएशन कैसे हो रहा है, सिग्मा फैक्टर जुड़ गया, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ गया और ये इनिशिएट करा दिया और आरएनए बनने लगा। अब इसके साथ जैसे जब तक रो काम करता रहेगा, रो बोल रहा हूँ सिग्मा, तब तक हमारे पास नया बनता रहेगा। और कब तक बनेगा, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, जैसे ही ग्रीन कलर के पास पहुंचा अब वहां पे क्या होता है, ये बेचारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा और कौन जुड़ जाएगा, रो फैक्टर। कौन जुड़ जाएगा हमारे पास, रो फैक्टर। सिग्मा की जगह कौन सा आ गया, रो फैक्टर। और जैसे ही रो फैक्टर जुड़ा ये क्या होगा, टर्मिनेशन हो गया। और टर्मिनेशन होते ही हमारे पास आरएनए क्या हो गया, अलग। आरएनए क्या हो गया, अलग। कल हम लोग पढ़ेंगे इक्वरेटिक का, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, इक्वरेटिक का। तब मैं आपको ये वाला डायग्राम बनाऊंगा। एनसीईआरटी में सब एक दूसरे में मिक्स करके दिया हुआ, बट कोई बात नहीं। एनसीईआरटी कुछ बहुत ज्यादा फॉलो करना है, बट बहुत एक एक वर्ड याद नहीं रखना है, चीजों को समझना है। कई बार आप एनसीईआरटी पूरा पढ़ के रट के भी जाओगे तो भी क्वेश्चन नहीं होता है। उस केस में आपको समझना है और जितना बताया गया उतना ही लिख लो। और इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कुछ नहीं याद रखना। इनिशिएशन में सिग्मा, टर्मिनेशन में हमारे पास रो फैक्टर। और ये एक्टिव कब होगा, जब सिग्मा जुड़ेगा। ये भी कब एक्टिव होगा, जैसे ही हमारे पास कौन सा आया, टर्मिनेटर आया और उसके साथ कौन जुड़ जाता है हमारे पास, रो, और टर्मिनेट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे चलें थोड़ा सा। चलो पक्का ना, समझ में आ गया ना, इनिशिएशन, एलिंगुएशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा समझ लो किसकी बात करते हैं। अब एक लाइन आपको याद रखना है कि जो हमारे पास, हालांकि कल मैं सेल वाले क्वेश्चन में भी आप लोगों को कराया था कि प्रोकैरियोटिक में हमारे पास जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये डिफरेंस में लिख लेना, मैं वहां पे बताना भूल गया, बट कोई बात नहीं। हालांकि ये अभी आता है यूकैरियोटिक में, दैट्स वाई नहीं बताया था, बट वहां पे अभी लिख लो क्योंकि एक जगह पर रहेगा तो सही रहेगा। क्या लिखना है, हमारे पास जनरली मैं बोल रहा हूँ, कंपल्सन नहीं होता है, बट आपको उसी तरीके से याद है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मैंने आपको डिफरेंस में लिखाया था। तो जो जो जनरली जो प्रोकैरियोटिक होता है ना, प्रोकैरियोटिक के अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चरल जीन होता है, स्ट्रक्चरल जीन हमारे पास कैसा होता है, पॉलीसिस्ट्रोनिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर कैसा होता है, पॉलीसिस्ट्रोनिक। ये बात याद रखना है, कौन सा, स्ट्रक्चरल जीन। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, मोनोसिस्ट्रोनिक। कैसा होता है हमारे पास, मोनोसिस्ट्रोनिक। किसमें होता है हमारे पास, यूकैरियोटिक में, स्ट्रक्चरल जीन। ये वाला भी डिफरेंस वहां पे लिख लो, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, याद रहेगा यहाँ तक। कल हम लोग पता है क्या पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक के अंदर पढ़ेंगे और पोस्ट मॉडिफिकेशनल चेंज किसके अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर। प्रोकैरियोटिक के अंदर जरूरत ही नहीं है, कहाँ पे बन रहा है, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म। उस चीज को मैं जस्ट एक एनालॉगस एग्जांपल से आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आपको कल दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक तो एमआरएनए बन गया। अब यूकैरियोटिक के केस में ऐसा नहीं होता है। कैसे ऐसा नहीं होगा, तो उस चीज को ध्यान से समझो। देखो अब हम लोग पढ़ते हैं यूकैरियोटिक के अंदर क्या क्या हो रहा है। मान लो प्रोकैरियोटिक में तो मैंने बताया था सेल के अंदर था, डायरेक्ट बन गया था, जरूरत ही नहीं था, डिफरेंस में इसीलिए पहले लिखा दिया था। अब बारी आती है यूकैरियोटिक है, ये था सेल और ये था न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास आरएनए तो बन गया, आरएनए क्या हो गया, बन गया, मान लो ये आरएनए बन गया। अब ये बेचारा आरएनए बाहर आएगा न्यूक्लियस से, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक में क्या साइटोप्लाज्म क्या न्यूक्लियस सब एक ही कंपार्टमेंट में है, जरूरत ही न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो इस केस में बट ये आरएनए कहाँ पे आएगा, बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में, तो इतना आसानी से नहीं आ जाएगा। तो इसके अंदर कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेंजेस। तो ये चेंजेस क्या क्या होता है, तो पहला चेंज होता है हमारे पास कैपिंग। पहला चेंज क्या होता है हमारे पास, कैपिंग। अब कैप कर दिए, कैप करने के बाद उस दूसरा होता है हमारे पास टेलिंग। दूसरा क्या होता है हमारे पास, टेलिंग। और तीसरा होता है स्प्लाइसिंग। क्या होता है हमारे पास, स्प्लाइट। कैपिंग का मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देना, एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझो।
टेलिंग का मतलब ये भी एक तरह का प्रोटेक्शन है, बट यहाँ पे लाइक दिस एक टेल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? टेल को ऐड कर देते हैं। और स्प्लाइसिंग में क्या कर देते हैं, जो अननेसेसरी का बेकार पार्ट है उसको हम लोग कर देते हैं कट, यानी कि कौन से, जो बेकार पार्ट है, यानी कि नॉन कोडिंग वाले, नॉन कोडिंग जिसका कोई काम नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द, एक होता है इंट्रॉन, एक होता है हमारे पास एक्सॉन। तो इसमें से एक काम का होता है और दूसरा काम का नहीं होता है, एक काम का होता है और दूसरा क्या होता है हमारे पास, काम का नहीं होता है। तो इसमें से जो हमारे पास इंट्रॉन है ना, वो हमारे काम का है नहीं, इंट्रॉन हमारे पास काम का है नहीं, तो इंट्रॉन को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो जब इंट्रॉन को हटाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग। बहुत ही सिंपल शब्दों में समझना है कि कल का जो क्लास होगा उसमें बहुत सिंपल है, पोस्ट मॉडिफिकेशनल चेंज किसके अंदर, ये जो आरएनए बना, अब ये आरएनए कौन सा होता है उसको हम देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, एचएन आरएनए बोलते हैं या इमेच्योर आरएनए बोलते हैं। उससे क्या बनाना है हमारे पास, यानी सिंपली हम लोग बोल सकते हैं एचएन आरएनए से, यानी कि इमेच्योर आरएनए से, इमेच्योर आरएनए से हमें क्या बनाना है, हमारे पास मैच्योर आरएनए, क्या बनाना है, मैच्योर आरएनए, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज एमआरएनए बनाना है, मैच्योर बनाना है। एचएन आरएनए से क्या बनाना है, मैच्योर। तो उसको मैच्योर बनाने के लिए ये तीन काम करते हैं, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। कैपिंग में क्या करते हैं, प्रोटेक्शन, टेलिंग में क्या करेंगे, टेल को ऐड कर देंगे, स्प्लाइसिंग में क्या करेंगे, कट कर देंगे बेकार पार्ट को, और वो बेकार पार्ट कौन सा है, इंट्रॉन, कौन सा है हमारे पास, इंट्रॉन। इसको हम पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी स्टेप में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो और जैसे ही ये खत्म होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया, ओवर, ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया, ओवर। मैं सोचा था बट अभी लेट हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई। ये बात समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया पक्का, यहाँ तक किसी भी तरह का क्वेश्चन आए कर लोगे, ठीक है, सभी लोग कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, अब टेम्पलेट खोजने में दिक्कत तो नहीं होगी। चलो अब मैं एक जस्ट एनालॉगस बता रहा हूँ, ये जो कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग आपको पता है किसकी तरह है, बता दूं, ये बताओ, एनालॉगस एग्जांपल बताओ, बताओ, आपका नीट का प्रिपरेशन, ये बात क्लियर। अब सोचो नीट प्रिपरेशन के लिए सोचने से काम नहीं होगा, जैसे बोर्ड लेवल का जो एग्जाम होता है कि बुक पढ़ लिए, सब कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, सब कुछ हो गया, बट नीट प्रिपरेशन में हमें ये सब करना पड़ेगा। पहले आप अपने आप को कैपिंग अपने आप को कैसे बचाओगे, दैट इज अ डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाना है, गलत, जब बाहर आएगा ना खराब हो सकता है, ये जो इमेच्योर आरएनए बना है वो खराब हो सकता है, इसलिए इसको कैप करते हैं, बचाते हैं। जैसे मान लो ये पेन था, दिस इज द मार्कर, अगर ये टिप खराब हो जाएगा, इसका प्रोटेक्ट करने का काम क्या है, दिस इज द कैपिंग। उसी तरीके से आपको अगर नीट क्लियर करना है तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन को दूर हटाओ, यानी कि डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना है, जो आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा तो आप प्रोटेक्ट रहोगे और नीट की तरफ आप अग्रसर रहोगे। दूसरा टेलिंग में ये इनहांस कर रहा है, चेन बढ़ा रहा है, यानी कि और भी क्या, न्यूक्लियोटाइड, लाइक न्यूक्लियोटाइड हमारे पास जैसे एडिनाइलिक एसिड जुड़ते जा रहा है, क्या जुड़ रहा है, एडिनाइलिक एसिड जुड़ रहा है, और वो रैंडम जुड़ रहा है। तो ये जो हमारे पास टेलिंग है ना, जस्ट आपका कंटिन्यूअस लर्निंग है, कैसा हमारे पास, कंटिन्यूअस लर्निंग, जो आप कंटिन्यूअस लर्निंग करता है विद डिसिप्लिन। और लास्ट में हमारे पास क्या, स्प्लाइसिंग, अगर कुछ गलती हो गया या तुम गलती मिस्टेक कर दिए मान लो बनाने में, पढ़ने में, तो उस मिस्टेक को हटा दो भाई, रिमूव कर दो। अगर मान लो कि तुम पढ़ते पढ़ते कुछ और करने लगे तो वो बार बार नहीं करना है, वो काम जो बेकार की चीज है उसे रिमूव करो। जब रिमूव कर दोगे तो आप नीट की तरफ पहुंच जाओगे, नीट गोल अचीव हो जाएगा। तो जस्ट लाइक डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचेगो, अपने आप को आइसोलेट करके, कि इधर उधर अननेसेसरी का नहीं घूमना है, घूम सकते हो वीक में एक बार, बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी करते रहो। तो जस्ट लाइक दिस आपको एमआरएनए भी क्या करता है, अपने आप को बचाता है कैपिंग करके, उसके बाद टेलिंग करता है, टेलिंग में जोड़ेगा, उसके बाद हमारे पास स्प्लाइसिंग करेगा, जो बेकार की चीज़ है उसको हटा देना, उसी तरह आपको भी बेकार की चीज़ अपने लाइफ से हटा देना। ये बात क्लियर, इस तरीके से आप लोग करोगे तो आराम से नीट होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। समझ में आ गया। कल हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, और कल आपका ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगा और कल ही ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा। ट्रांसलेशन छोटा सा है ना, नमूना ट्रांसलेशन क्या बहुत ही छोटा है, ये बात समझ में आया। ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।